Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. We are into chapter number 3, that is issue of share, and we have completed with procedure related to allotment. What is share certificate? And today we are going to look at transfer and transmission of share. So in your textbook, page number 55, we will start with the explanation part of transfer of share. As the name suggests, transfer means what? Ownership of a particular share is transferring from one party to another party. ठीक है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास क्या जा रहा है? ओनरशिप जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. वी हैव हमारा जो पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट है, Mr. A is transferring this particular share to Mr. B. तो पहली बात, we have two or more than two parties. तो इसमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा पार्टी हो सकती है, राइट है. सेकेंड थिंग, ये एक सेल हो सकता है और इट कैन बी अ जनरल ट्रांसफर लाइक गिफ्ट, या ये किसी तरीके का पेमेंट भी हो सकता है. सपोज मुझे कुछ बी को पेमेंट करना बाकी था, इंस्टेड ऑफ पेइंग इन कैश मैं उसे किसी कंपनी का शेयर दे देता हूं. ठीक है ना. तो मोड कुछ भी हो, चाहे सेल हो या इन द केस ऑफ गिफ्ट हो, या मैं कोई काइंड ऑफ पेमेंट कर रहा हूं. बट हो क्या रहा है, यहां से ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है किसके पास? बी के पास, राइट है. जैसे ही ये ट्रांसफर सक्सेसफुल होगा, ए ओनर नहीं रहेगा, न्यू ओनर विल बी मिस्टर बी. न्यू ओनर विल बी मिस्टर बी. तो यहां पर हम देखेंगे, अगर कोई रजिस्टर्ड शेयर है, हमने देखा था टाइप्स ऑफ शेयर में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड शेयर हो सकते हैं. तो अगर कोई रजिस्टर्ड शेयर है, उसको अगर आपको ट्रांसफर करना है, क्या करना है? ट्रांसफर. तो आपको ट्रांसफर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते. क्या फॉलो करना पड़ेगा? ट्रांसफर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. सो ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर. कैसे ट्रांसफर की बात करें? वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से. ऐसा नहीं कि किसी ने आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट किया है ना. हो सकता है ना, कोई आके आपके कनपट्टी पे बंदूक रखेगा, बोलेगा ये शेयर मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो आपको शूट कर दूंगा, और तब आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो. क्या उसको ट्रांसफर कहेंगे? नहीं, वो लीगल ट्रांसफर नहीं होगा. तो ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? विच इज ट्रांसफर्ड वॉलेंटरीली. तो इच्छा से, अपनी इच्छा से कोई ट्रांसफर कर रहा है ऑफ शेयर बाय अ मेंबर ऑफ द कंपनी इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन. दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर हो रहा है. अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन और गिव इट अवे एज गिफ्ट. तो उसके बदले में या तो कुछ ले सकता है, जैसे हम सेल करते हैं तो कुछ उसका प्राइस रखते हैं, या तो गिफ्ट के रूप में भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है. एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर. हर एक मेंबर के पास अधिकार है कि वो अपने शेयर को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है. बट ये किसकी बात करें? ये बात करें इक्विटी शेयर की. किसकी बात करें? इक्विटी शेयर. ठीक है. इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनीज,
शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब हम पब्लिक कंपनी की बात करें, किसकी बात करें, पब्लिक कंपनी की, तो यहां पर हमारे जो शेयर्स हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन इसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। वेयर एज इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के रूल्स अलग है। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रांसफर, मतलब आप ट्रांसफर तो कर सकते हो बट उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप शेयर को ट्रांसफर कर पाओगे। तो इट इज डिफिकल्ट, डिनाई नहीं करेंगे, बट बहुत सारे परमिशन आपको वहां पर लेने पड़ते हैं अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। तो एक चीज हमको यहाँ पर समझ में आई कि अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो आपका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो ऐसे केस में वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं होगा, उस पर रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। A member has to apply to the company for transfer of share by filling the instrument of transfer। तो अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जनरली जो होता है, अदर देन शेयर वारंट, अदर देन शेयर वारंट, नॉर्मल शेयर सर्टिफिकेट है, तो आपको पहले क्या फिल करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस। तो ये प्रोसीजर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्रोसीजर, कि पहले एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करो। ये क्या होता है, ट्रांसफर फॉर्म होता है, ये क्या होता है, ये एक फॉर्म फिलअप करना होता है जिसको हम ट्रांसफर फॉर्म बोलते हैं या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। उसके साथ अपना जो शेयर सर्टिफिकेट है आप अटैच कर दोगे, और साथ ही साथ एक रिक्वायर्ड फीस है ना, एक नॉमिनल फीस जो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ शेयर होगी वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर। क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर किसको बोलेंगे, जो शेयर बेचना चाहता है, मतलब सेलर, कौन, सेलर, तो सेलर को बोला जाएगा ट्रांसफरर। एंड टू whom the shares are to be transferred is called transferee। तो ट्रांसफरी हमारे लिए कौन हो गया, बायर, कौन हो गया, बायर, है ना। तो ट्रांसफरर कौन है, सेलर, और ट्रांसफरी कौन है, बायर। अ मेंबर कैन सेल ईदर अ पार्ट और एंटायर शेयर बाय हेल्ड बाय हिम। व्हाट डज इट मीन, यहां पर अगर हम बात करें तो अगर आपके पास जो शेयर है, एक शेयर सर्टिफिकेट है और इस शेयर सर्टिफिकेट में यू हैव 100 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स यू हैव, 100 शेयर। अभी किसी की ऐसी इच्छा है कि मुझको अपने शेयर सेल करने हैं, लेकिन पूरा सेल नहीं करना है, आई वॉन्ट टू सेल ओनली 20 शेयर्स, और बाकी के 80 शेयर मैं रिटेन करना चाहता हूं, तो क्या वो ऐसा कर सकता है, आंसर इज यस, ऐसा वो कर सकता है। 20 शेयर वो सेल कर सकता है और 80 शेयर अपने पास रख सकता है, डिपेंड अपॉन हिम, कितना उसको बेचना है, कितना उसको खरीदना है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसफर इज सेड टू बी completed only when transfer is registered in the register of member। तो एक ट्रांसफर का प्रोसीजर कब कहा जाएगा कि कंप्लीट है, जब रजिस्टर ऑफ मेंबर में चेंजेस हो जाएगा, किसमें चेंजेस हो जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, ठीक है। तो अगर हम यहां पर प्रोसीजर की बात करें तो ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर हमें ध्यान में रहना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या बात कही। सबसे पहले वी हैव अ पर्सन हु इज ट्रांसफरर, ठीक है।
ये है सेलर, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफरर। ठीक है। और दूसरा है बायर। और बायर को क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। राइट। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है। जो हमारे पास पर्टिकुलर सेलर है, मिस्टर ओम, है ना, वो मिस्टर शांतिलाल को शेयर सेल करना चाहते हैं। तो मिस्टर ओम को या शांतिलाल को क्या करना पड़ेगा साथ में? सबसे पहले तो इनके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, उस शेयर सर्टिफिकेट के साथ में एक ट्रांसफर फॉर्म, या इसे हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। क्या कह सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ये फिलअप करना पड़ेगा, ये फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या कैसे फिलअप करते हैं? सबसे पहले ये अपने डिटेल लिखेंगे यहाँ पर और साइन करेंगे कि मैं कौन हूं, सेलर हूं, इतने शेयर में सेल करना चाहता हूं। फिर डिटेल ऑफ ट्रांसफरी, और ट्रांसफरी अपना साइन करेगा। इसके साथ में ये जो पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट है, इसको अटैच किया जाएगा। और साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड फीस है ना, ट्रांसफर से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड नॉमिनल फीस होती है, वो इसके साथ में अटैच की जाएगी। और अटैच करके ये सारे डॉक्यूमेंट कंपनी में भेजे जाएंगे। कहाँ भेजे जाएंगे? कंपनी में। अब कंपनी में क्या होगा? कंपनी में जो सेक्रेटरी है, कंपनी में जो सेक्रेटरी है, वो इस डॉक्यूमेंट को चेक करेगा सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। और डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आपके ट्रांसफर को रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। ठीक है ना। अभी उसने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद ये जो सेक्रेटरी है, वो लेटर भेजेगा। किसको भेजेगा? मिस्टर ओम को, कंफर्मेशन के लिए कि हमें आपकी तरफ से ये शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, जो कि आप चाहते हैं कि मिस्टर शांतिलाल को ट्रांसफर हो। यदि ऐसा नहीं है तो आप विद इन 15 डेज हमें पत्र लिखें, लेटर लिखें इसे रोकने के लिए। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन हमें 15 डेज में नहीं मिला तो हम समझेंगे एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, और हम ट्रांसफर प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर 15 डेज में मिस्टर ओम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया या कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो इसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी। क्या होगी? बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग में फाइनलाइज होगा कि क्या हम इस शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं मिस्टर शांतिलाल को। तो बोर्ड जब क्या पास करेगा, यहाँ पर रेजोल्यूशन पास करेगा, एक डिसीजन पास करेगा, तो बोर्ड के रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। अब शेयर ट्रांसफर होने पे क्या होगा? जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, कंपनी के पास रजिस्टर होगा ना, जिसमें डिटेल लिखा हुआ है। किसका डिटेल लिखा हुआ है? मेंबर्स का। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से ओल्ड जो शेयर होल्डर है उसका नाम कट किया जाएगा और उसकी जगह पर न्यू शेयर होल्डर का नाम
लिखा जाएगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन होते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। इसके बाद फिर से सेक्रेटरी लेटर लिखेगा मिस्टर ओम को कि आपकी रिक्वेस्ट मान ली गई है और आपका शेयर ट्रांसफर हो चुका है, अब आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे। ठीक है। दूसरा लेटर किसको जाएगा? ट्रांसफरी को, और ट्रांसफरी को एक लेटर जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि जैसा कि ट्रांसफर में रिक्वेस्ट किया गया था उस प्रकार से शेयर ट्रांसफर हो चुका है आपके नाम पर और आप इस डेट से नए ओनर हैं। करेक्ट है। और उनको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ये प्रोसीजर समझ में आया सभी को? सेम थिंग हम लोग यहां पर लर्न कर रहे हैं। तो ट्रांसफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। जैसे ही रजिस्टर ऑफ मेंबर में ट्रांसफर को हम लोग रजिस्टर करेंगे तभी जाकर के ट्रांसफर कंप्लीट होगा। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी मतलब ई शेयर, इलेक्ट्रॉनिक शेयर, जिसकी देखरेख कौन करता है? खुद डिपॉजिटरी, है ना। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। तो ट्रांसफर तुरंत हो जाता है, आप पेमेंट कीजिए, डिलीवरी हो जाएगी। वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स। एक बार शेयर ट्रांसफर हो गए, एक बार शेयर बिक गए, उसके बाद ट्रांसफरर पे कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। फिर लायबिलिटी किस पे आ जाती है? ट्रांसफरी पे। मतलब आगे की जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो ट्रांसफरी की रहेगी। गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट, स्टैंप ड्यूटी। आप जब भी शेयर को ट्रांसफर करते हो उसके ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स। सो स्टैंप ड्यूटी इज पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म। अगर आप फिजिकल फॉर्म में परचेस सेल कर रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में डीलिंग कर रहे हो उसमें कोई आपको ट्रांसफर के समय स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। नो स्टैंप ड्यूटी इज पेबल। कोई स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो। सो व्हाट इज स्टैंप ड्यूटी? एज पर द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, देखो कितना पुराना यहाँ पर एक्ट बताया हुआ है, 1899, लगभग 120 साल पुराना है ना, 120 122 साल जो भी देगा। अ टैक्स इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टैक्स किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। व्हेन ट्रांसफर डीड इज एग्जीक्यूटेड, मतलब ये जो ट्रांसफर का एग्रीमेंट था जैसे ही वो पूरा होगा वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर का टैक्स पेमेंट किया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी कितनी है? 25%, 0.25%। ठीक है ना। सो 0.25% यहां पर स्टैंप ड्यूटी है ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन होता है ट्रांसफर का उसी समय आपको 0.25% का क्या पे करना पड़ता है? स्टैंप ड्यूटी। लेकिन ध्यान रहे कब पे करना पड़ेगा? जब आप फिजिकल फॉर्म में शेयर सेल करेंगे। कौन से फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर का ट्रांसफर करते हैं तो क्या स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। मूविंग टूवर्ड्स रेफ्यूजल टू ट्रांसफर शेयर। देखो शेयर ट्रांसफर को अलाउ करने का पावर किसके पास है? पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे ट्रांसफर रिक्वेस्ट को रिफ्यूज भी कर सकता है? हम कौन है? हम तो ओनर है ना, को ओनर। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि हमारे ट्रांसफर को वो रिफ्यूज कर दे, ना बोल दे, या ऐसा कहे कि आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता? यस, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें ना बोल सकते हैं कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से केस हैं एक एक करके हम लोग यहां पर देखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। A notice of refusal giving the reason for refusing transfer by the board is to be sent to the member within 30 days. तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके शेयर ट्रांसफर को रिफ्यूज करते हैं तो उनको नोटिस देनी पड़ेगी।
और साथ ही साथ रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्यों वो रेफ्यूज कर रहे हैं। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी। जब से ट्रांसफर रिक्वेस्ट या ट्रांसफर फॉर्म आया है उस दिन से 30 डेज के अंदर हमें नोटिस भेजनी पड़ेगी कि ये ट्रांसफर को हमने खारिज क्यों किया, या हम कह सकते हैं रेफ्यूज क्यों किया। ठीक है, हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज। द बोर्ड में रिफ्यूज रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर फॉलोइंग कंडीशन। तो ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जहां पर बोर्ड रिफ्यूज कर सकता है? कंडीशन नंबर 1, when the provisions of the transfer of share has been given in the articles of association is not fulfilled by the member। मतलब जो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंबर को फॉलो करना चाहिए था, कहां पर लिखा है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, वो मेंबर ने फॉलो नहीं की। ऑब्वियसली ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसा कहता है वैसा आप नहीं करेंगे, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे। ठीक है। नंबर 2, when the instrument of transfer is not as per the rules prescribed under the companies act। है ना, आपका जो ट्रांसफर फॉर्म है वो रूल के हिसाब से नहीं है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर फॉर्म के अंदर ट्रांसफरर का डिटेल, उसका सिग्नेचर, ट्रांसफरी का डिटेल, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, लेकिन वो फॉर्म प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, या तो उस पर डेट नहीं है, या तो उस पर सिग्नेचर नहीं है, या तो प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो कुछ मिसिंग है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आप भेज रहे हो। तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर है उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। नंबर 3, when the instrument is not accompanied by the share certificate। मैंने क्या बात की अभी अभी आपको कि जब आप शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये जो पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट है इसको भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। किसके साथ में? हमारे फॉर्म के साथ में। ठीक है ना, तो यहां पर जो पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट है, इस शेयर सर्टिफिकेट को भी क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। सपोज किसी ने ये शेयर सर्टिफिकेट अटैच ही नहीं किया, अब अटैच ही नहीं किया तो फिर अगेन आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है उसको रेफ्यूज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रेफ्यूज कर दिया जाएगा। नंबर 4, व्हेन द कंपनी हैज अ लीन ऑन द शेयर टू बी ट्रांसफर। कंपनी के पास शेयर को लीन करने का अधिकार है। लीन करने का मतलब अपने पास रखने का अधिकार है, अपने पास रखने का अधिकार है। सर ऐसा कैसा अधिकार हो सकता है? हो सकता है, कुछ केसेस ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मिस्टर जेठालाल है। कौन है? मिस्टर जेठालाल। ठीक है, अब ये मिस्टर जेठालाल ये हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 1000 शेयर्स परचेज किया था। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर। तो इनके पास क्या था? 1000 इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट का 1000 शेयर्स का सर्टिफिकेट था। ठीक है, अब हुआ क्या? मिस्टर जेठालाल इनकी डेथ हो गई और इन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई, इन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई। अब डेथ हो गई तो इनकी जो वाइफ थी, धर्म पत्नी है ना, दया भाभी, तो इनकी जो दया भाभी है वो आ गई और कहा कि ये मेरे पति का शेयर है तो ये मुझे मिलना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, तो इन्होंने कंपनी को जाके बोला कि ये मेरे हस्बैंड थे, इनकी डेथ हो गई है, तो ये जो शेयर है इसके ऊपर मेरा अधिकार है, बराबर है। दूसरी कहीं से आ गई बबीता जी। कौन आ गई? बबीता जी। ठीक है। अब बबीता जी कहने लगी नहीं नहीं, जेठालाल तो मेरे हस्बैंड थे। जेठालाल मेरे हस्बैंड थे, तो इसके हिसाब से शेयर मेरे पास रहना चाहिए। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्यूट, है ना। बबीता जी बोल रही हैं कि ये मेरे हस्बैंड है, शेयर मेरा होना चाहिए। दया भाभी बोल रही हैं कि मेरे हस्बैंड थे, शेयर मेरा होना चाहिए। ऐसे केस में दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो कंपनी बोलेगी कि जब तक डिसीजन नहीं आ जाता शेयर हमारे पास रहेंगे। इसको बोलते हैं लीन ऑन शेयर। क्या बोलते हैं? लीन ऑन शेयर। ये डिस्प्यूट आप सुलझाओ या कोर्ट में जाओ, हमारे पास डिसीजन लेके आओ, तब हम ये शेयर आपको देंगे। जब तक आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, हम ये शेयर हमारे पास रखेंगे। ठीक है ना। या ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर शेयर जो है मिस्टर जेठालाल ने, इसके ऊपर जो पैसा भरना था वो भरा नहीं, बराबर है। सपोज एप्लीकेशन मनी था 5 रुपीज, और उसके बाद अलॉटमेंट मनी हमने डिमांड किया 3 रुपीज। ये अलॉटमेंट मनी हमने डिमांड किया। अब जैसे ही हमने डिमांड किया ना, जेठालाल उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप शेयर कैसे बेच सकते हो? करेक्ट है ना। तो ऐसे केस में भी कंपनी को ये जो शेयर है अपने पास लीन रखने का अधिकार है। अपने पास रखने का अधिकार है, मतलब कोई इसको बेच सकता नहीं है। तो कंपनी क्या कर सकती है? रिफ्यूज कर सकती है। अ मेंबर मे अपील टू द एनसीएलटी अगेंस्ट द रेफ्यूजल। यहां पर मेंबर्स के पास क्या तरीका है? मेंबर को लगता है नहीं नहीं, ये तो सरासर जाती है, हमारा शेयर ट्रांसफर को आप रेफ्यूज कैसे कर सकते हो? अगर उसको लगता है कि ये रेफ्यूजल करेक्ट नहीं है, तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। किसके पास जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ वहां पर जाकर के अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ठीक है। अगेंस्ट द रेफ्यूजल बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अब ये जो उसको करना होगा अपील, कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रेफ्यूजल। जब से उसको नोटिस मिला है, जब से उसको पता चला है कि मेरा जो एप्लीकेशन था वो क्या हो गया? रिफ्यूज हो गया है, तो उसको विद इन 30 डेज एनसीएलटी में अपील कर देना चाहिए। इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड, अगर 30 डेज में कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ, द मेंबर्स कैन अपील विद इन 60 डेज इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। सॉरी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास से कोई नोटिस ही नहीं मिली, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बहुत टाइम हो गया कुछ बताया ही नहीं, जबकि यहाँ पर रूल क्या था देखिए, 30 डेज के अंदर बताना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितने दिन के अंदर बताना चाहिए? 30 डेज के अंदर बताना चाहिए कि रिफ्यूज क्यों किया। लेकिन बोर्ड से कोई भी नोटिस नहीं मिली, ना एक्सेप्टेंस की ना रिजेक्शन की। तो ऐसे केस में विद इन 60 डेज इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड विद इन 90 डेज इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, तो आप जाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट कंपनी होगी तो विद इन 60 डेज, और पब्लिक कंपनी होगी तो विद इन 90 डेज। कळलं सगळ्यांना? So our next particular concept is blank transfer. क्या होता है ब्लैंक ट्रांसफर फ्रेंड्स? ऑलरेडी देखिए, आपने कई बार चेक से जो ट्रांजेक्शन होता है उसके बारे में देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो चेक है,
ठीक है, ये मेरे पास चेक है और चेक के ऊपर आपको पता है नाम लिखना पड़ता है कि नहीं? यहां पर हम नाम लिख देते हैं, कुछ डिटेल और लिख देंगे। पे, और ऑर्डर, और यहाँ पर एक अमाउंट आपको फीड करना पड़ता है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है और लास्ट में चेक का नंबर। ठीक है ना, IMCR कोड वगैरह वगैरह यहाँ पर हो सकता है, जो भी है। राइट, अब क्या हो रहा है कि सपोज कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है मिस्टर ए। मिस्टर ए want to make payment to मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट करना चाहते हैं, तो मिस्टर ए क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पर मिस्टर बी का नाम लिख देंगे और मिस्टर बी को दे देंगे। अब मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा, इसको बैंक में जमा करना पड़ेगा। कहाँ जमा करना पड़ेगा, बैंक में। अब मिस्टर सी को ना, सॉरी मिस्टर बी को मिस्टर सी को पेमेंट करना था, तब बैंक में वो जमा करेंगे, बैंक में पैसा आ जाएगा, फिर मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर सी को चेक बना के देंगे। नेक्स्ट, और उस पर मिस्टर सी का नाम होगा। फिर मिस्टर सी भी क्या करेंगे, उसको बैंक में जमा करेंगे। इस बैंक में पैसा आ जाएगा, फिर मिस्टर डी को ट्रांसफर करना है, मिस्टर डी को, है ना, मिस्टर सी मिस्टर डी को ट्रांसफर करना। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से करूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेम, है ना, नाम लिखने की जगह मैं क्या कर दूं, यहां पर इसको मैं ब्लैंक रखूं। मैंने यहां पर कोई नाम नहीं लिखा, तो ए ने किसको दे दिया ये चेक, बी को, और बी ने भी क्या किया, इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा, डायरेक्टली ये चेक किसको दे दिया, सी को, और सी ने भी इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा, डायरेक्टली चेक दे दिया डी को। है कि नहीं? ऐसे केस में किसी को बैंक जाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, टाइम सेव हुआ ना। और डी जो चाहता था कि इसके अकाउंट में पैसा आ जाए, तो इसने उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया और जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कितना टाइम सेव हो गया। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चेक को ब्लैंक रखते हैं, ब्लैंक किस तरीके से रख सकते हैं, या तो हमने नाम नहीं लिखा है या तो हमने अमाउंट नहीं लिखा है। ये दो टाइप से आप चेक को क्या रख सकते हो, ब्लैंक रख सकते हो। बराबर है। तो ब्लैंक चेक से फायदा क्या होता है, टाइम बचता है, टाइम सेव होता है। तो ब्लैंक ट्रांसफर से टाइमिंग सेव, ब्लैंक जो चेक है उससे आप टाइम सेव कर सकते हो, इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो ये एक फायदेमंद चीज है। लेकिन अगर सपोज ये चेक कहीं गुम हो जाए, चेक क्या हो, कहीं गुम हो जाए और किसी थर्ड पार्टी को मिल गया, मिस्टर जेड को, तो मिस्टर जेड तो इसके ऊपर अपना नाम लिख करके पैसा निकाल लेगा, अपने अकाउंट में ले लेगा, हाँ या ना। तो वो एक लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये चेक के बारे में बताया, जैसा मैंने चेक के बारे में आपको बताया, उसी तरीके से होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हमें पता है, उसके अंदर ट्रांसफरर का डिटेल होता है और उसकी सिग्नेचर होती है ना। किसका डिटेल, पहले ट्रांसफरर का होता है और बाद में डिटेल होता है ट्रांसफरी का और उसकी सिग्नेचर होती है। लेकिन अगर हम ये ट्रांसफरी का डिटेल ब्लैंक रखें,
ये जो ट्रांसफरी का डिटेल है हम क्या रखें, ब्लैंक, इस पे किसी का नाम लिखे ही नहीं। तब इस शेयर को आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब बार बार कंपनी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर ए डायरेक्टली किसको दे देंगे, मिस्टर बी को। मिस्टर बी डायरेक्ट किसको दे देंगे, सी को। मिस्टर सी किसको दे देंगे, डी को। ठीक है ना। और डी को अगर ये अपने नाम पे कराना है तो वो अपना डिटेल यहां पर फिलअप कर देंगे, अपनी सिग्नेचर कर देंगे, और सिग्नेचर करके सबका सब डॉक्यूमेंट कंपनी में जमा कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, टाइम बचा। इसी को हम कहते हैं ब्लैंक ट्रांसफर। क्या कहते हैं, ब्लैंक ट्रांसफर। ठीक है। So when the member signs the instrument of transfer without filling in the name of the transferee, बिना ट्रांसफरी का नाम लिखे अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करता है एंड हैंड्स इट ओवर टू द ट्रांसफरी along with the शेयर सर्टिफिकेट, और शेयर सर्टिफिकेट के साथ में ट्रांसफरी को क्या कर देता है, दे देता है, उसी को हम कहते हैं ब्लैंक ट्रांसफर। क्या कहते हैं, ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर इनेबल्स इजी परचेस एंड सेल ऑफ शेयर। इसकी मदद से आप इमीडिएट शेयर को सेल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। एज द ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी भी बार आपको बेचना है आप बेच सकते हो, बार बार कंपनी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। द इंटरमीडिएट बायर नीड नॉट पे स्टैम्प ड्यूटी। एक और फायदा है, बीच वाले जितने भी थे ना, ठीक है ना, इसमें जो बी है, इसमें जो सी है, इनको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो स्टैम्प ड्यूटी डायरेक्टली कौन पे करेगा, जो उसको अपने नाम पे करेगा, डी पे करेगा। बाकी ना बी स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा ना सी स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा। कितनी फायदे की बात है, एक तो टाइम भी बचा, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी का पैसा भी बचा। अ होल्डर ऑफ द ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म एंजॉयज ऑल द राइट्स ऑफ अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू हैव। तो जो होल्डर है ब्लैंक ट्रांसफर का, उसको शेयर होल्डर के सारे राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। गेटिंग इट। अब देखते हैं फॉर्ज ट्रांसफर। क्या होता है फॉर्ज ट्रांसफर। फॉर्ज ट्रांसफर होता है कि किसी और की प्रॉपर्टी नकली साइन करके अपने नाम पे कर लेना। मैं चेक के नाम से ही आपको समझाता हूं, ठीक है ना। सपोज मिस्टर नीरव है ना, नीरव मोदी, ये जो मिस्टर नीरव मोदी है, इनको अपने फादर से, अपने डैड से पैसे चाहिए थे। ठीक है, कितने चाहिए थे, 50,000 रुपीज चाहिए थे। इन्होंने डैड को बोला, डैड डैड 50,000 दो ना। डैड ने बोला कि नहीं, मेरे पास तेरे को पैसा देने के लिए नहीं, मेरे को मालूम है तू सब पैसा उड़ा देता है। तो नीरव मोदी ने क्या किया, उसने डैड के कबर्ड में से उनका जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें से बैंक का चेक निकाला, और उस चेक के ऊपर 50,000 रुपए लिख करके, अपना नाम लिख करके, खुद उसको अपने पिताजी की सिग्नेचर आती थी, तो क्या किया, उसने अपने पिताजी की सिग्नेचर कर दी। तो क्या ये सिग्नेचर पिताजी ने की थी, नहीं, ये नीरव ने की थी। लेकिन सिग्नेचर थी किसकी, दिखने में हूबहू किसके थी, पिताजी की सिग्नेचर की जैसे। तो इसे कहते हैं फॉर्ज सिग्नेचर। क्या कहते हैं, फॉर्ज सिग्नेचर। और ऐसे केस में अगर वो बैंक जाकर के पैसा निकाले तो हो सकता है उसको पैसा मिल भी जाए। क्यों, एग्जैक्टली जैसे पिताजी की सिग्नेचर थी ना, उसने बहुत प्रैक्टिस किया और वैसा साइन करके उसने क्या किया, अमाउंट विड्रॉ कर दिया। तो अगर उसके पिताजी फॉर्जरी का केस कर देते हैं तो पुलिस किसको पकड़ को लेकर जाएगी, नीरव मोदी को। तो जिस हिसाब से हम लोग ने चेक का एग्जांपल देखा, उसी तरीके से हमें पता है कि शेयर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब ओनर नहीं चाहता था कि ट्रांसफर हो, लेकिन यहां पर कोई एक व्यक्ति जिसके हाथ वो शेयर लग गया, वो क्या कर रहा है, वो ओनर का नकली सिग्नेचर कर रहा है।
क्या कर रहा है? नकली सिग्नेचर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मिस्टर मेहुल है, जिसके बैग में, ठीक है ना, जिसके पास क्या है? बैग है, वो कॉलेज आया था और उसके बैग के अंदर क्या रखा हुआ था? शेयर सर्टिफिकेट। तो नीरव मोदी ने धीरे से क्या किया? उसके बैग में से शेयर सर्टिफिकेट निकाला और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, या मैं बोल सकता हूं ट्रांसफर फॉर्म परचेस किया। उसमें उसने मेहुल का सारा डिटेल डाला और मेहुल की नकली सिग्नेचर कर दी, और अपना डिटेल डाला और अपनी सिग्नेचर कर दी। इस बारे में मेहुल को कुछ पता नहीं, और इसने क्या किया? ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है एक नॉमिनल फीस रिक्वेस्ट के साथ में कंपनी में भेज दिया। अब कंपनी वालों ने देखा हाँ सिग्नेचर तो है, और उसके हिसाब से ट्रांसफर कर दिया। अब ओनर कौन हो गया? नीरव मोदी। तो इसको हम बोलेंगे फॉर्ज ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? फॉर्ज ट्रांसफर। जो नकली सिग्नेचर की मदद से, नकली डॉक्यूमेंट की मदद से आप शेयर अपने नाम पे करा लेते हो, उसे कहते हैं फॉर्ज ट्रांसफर। फॉर्ज ट्रांसफर is where the signature of the transferer is forged। ट्रांसफरर का सिग्नेचर नकली सिग्नेचर किया जाता है। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर। ऐसे तो कोई कंपनी करना नहीं चाहिए और कोई जानबूझकर करेगा भी नहीं, है ना। कंपनी लेकिन कई बार धोखा खा जाता है, उसको पता नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? कंपनी भी हो सकता है शेयर ट्रांसफर कर दे, लेकिन उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन? ये बात सबको समझ में आई? अपकमिंग कंसेप्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, हमने ट्रांसफर देखा, तो ये जो वर्ड है ट्रांसमिशन, हाउ इट इज डिफरेंट। ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन ट्रांसफर से अलग कैसे है? तो उसको कुछ इस प्रकार से आप समझिए कि जब शेयर ट्रांसफर होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून की वजह से, कानून की वजह से शेयर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, ऐसा कैसा कानून की वजह से? मतलब इन द केस ऑफ डेथ और इन द केस ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब क्या होता है? ल्यूनैटिक, ठीक है ना। और थर्ड वन इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये तीन ऐसे केस हैं जहां पर शेयर ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो पहला केस लेते हैं इन द केस ऑफ डेथ। जिस किसी शेयर होल्डर का डेथ हो गया, क्या हो गया? डेथ। ऐसे केस में उसके शेयर का क्या होता है? टेल मी। तो इन द केस ऑफ डेथ आपने सुना होगा कि उसका जो लीगल हेयर होता है, नॉमिनी, है ना, वारिसदार, अगर उसने कोई वारिसदार रखा है, कोई वसीयत बना के रखी है, तो नॉमिनी को जाएगा। अदरवाइज कोई लीगल हेयर को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसको डिसाइड करना पड़ेगा? कानूनी हकदार को। तो कौन होगा? उसके फैमिली में से कोई व्यक्ति होगा, कोई मेंबर होगा, ठीक है ना। जनरली जो स्पाउस होता है ना, हस्बैंड मर गया तो प्रॉपर्टी किसको चली जाती है? वाइफ को। और वाइफ भी मर गई तो फिर प्रॉपर्टी किसको चली जाती है? उसके चिल्ड्रंस को, है ना। अगर वसीयत नहीं है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर ये जो पर्सन है, जो डिजीज्ड पर्सन है, जिसका डेथ हो गया, क्या वो अपनी इच्छा से शेयर ट्रांसफर कर रहा है?
आंसर इज नो। उसके मरने के बाद उसके जो नॉमिनी है वो शेयर अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेंगे, और इसी को कहते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पर एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी, क्योंकि फर्स्ट पार्टी का तो क्या हो गया, डेथ हो गया, ट्रांसफरर का डेथ हो गया, उसका विलिंगनेस नहीं है, हमको पता भी नहीं है, आया ना। तो यहाँ पर सिंगल पार्टी है विच इज नोन एज नॉमिनी और लीगल हेयर। ये जो लीगल हेयर है ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत ये शेयर अपने नाम पर करा लेंगे। उसी तरीके से इंसैनिटी और ल्यूनाटिक, अगर कोई पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, या मैं कह दूं मेंटल है ना, मैं मेरे कहने से कुछ नहीं होता, किसने बोलना चाहिए, डॉक्टर ने बोलना चाहिए, डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर दिया कि ये व्यक्ति क्या है, मेंटल है, तो ऐसे केस में क्या वो अपने शेयर्स की देखभाल कर सकता है, प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है, आंसर इज नो। तो यहां पर भी लीगल हेयर जो होगा, ठीक है ना, या जो उनके केयर टेकर हैं या जो उनके गार्जियन हैं, उनको शेयर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पर भी ये जो लिनेटिक पर्सन है ये डिसीजन ले सकते नहीं है, तो सिंगल पार्टी है। और सिमिलरली इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बैंक्रप्सी, है ना, दिवालिया घोषित होना। जब आपके एसेट कम हैं और आपकी लायबिलिटी ज्यादा है तो आपके बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे, हाँ या ना। तो आप अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा, आपके क्रेडिटर के पास। तो पहले पहले जो कोर्ट में इसके ऊपर केस चलेगा तो कोर्ट एक लीगल असाइनी डिसाइड करेगा, या लिक्विडेटर आप बोल सकते हो। तो ये जो असाइनी है, ठीक है ना, ये असाइनी बाद में शेयर को किसको दे देगा, क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, या तो उसका ऑक्शन कराएगा। क्या कराएगा, ऑक्शन, नीलामी होगी, बराबर है। तो ये तीनों ही केस में आप देखोगे ना, तो फर्स्ट पार्टी का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मुझे शेयर सेल करना है, चाहे डेथ का केस हो, चाहे इंसैनिटी का केस हो, चाहे इंसॉल्वेंसी का केस हो। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। क्या नाम दिया गया, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। So transmission of share take place due to the operation of law. That is, the shares of a member is automatically transferred to another person. Share जो है वो automatically दूसरे person को transfer हो जाता है on the death, insolvency और insanity of a member. तो तीन केस यहाँ पर है, death, insolvency and insanity, है ना। Thus transmission of share is an involuntary action. कैसा है, involuntary, मतलब जो ओनर है उसकी इच्छा नहीं है, उसकी स्वेच्छा से नहीं हो रहा है, इनवॉलेंटरी हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। देयर इज ओनली वन पार्टी, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, एंड दैट इज ट्रांसफरिंग, और जिसे हम कहेंगे लीगल हेयर, हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर। तो ये जो लीगल हेयर है, क्योंकि वो कानूनी हकदार है, तो इसके लिए वो कोई पेमेंट नहीं करेगा, इसके लिए वो कोई पेमेंट नहीं करेगा। ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई लायबिलिटी होगी, किसके ऊपर, उस शेयर के ऊपर कोई लायबिलिटी, सपोज उस शेयर का 3 रुपया पे करना बाकी था जो अभी तक पे नहीं किया है, तो जो नेक्स्ट पर्सन होगा ना, नेक्स्ट ओनर, उसके ऊपर लायबिलिटी भी चली जाएगी, तो वो जो बचा हुआ पैसा है उस नेक्स्ट ओनर को, ट्रांसफरी को पे करना पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैंप ड्यूटी। ट्रांसमिशन के केस में ना आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करने की जरूरत है और ना ही आपको इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत हो। गेटिंग इट एवरीवन। तो अगर डेथ होता है तो शेयर किसको ट्रांसफर होगा, लीगल हेयर ऑफ मेंबर। इंसैनिटी होगा, है ना, पागल हो जाएगा, तो गार्जियन होंगे, गार्जियन को ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर इंसॉल्वेंसी हो गया तो उसके लिए कोर्ट डिसाइड करता है ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर, उसके पास शेयर को ट्रांसफर किया जाएगा, और इसी को हम कहते हैं
ट्रांसमिशन, क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है? ट्रांसफर में 2 पार्टी होती है, ट्रांसमिशन में एक ही पार्टी होती है। ट्रांसफर वॉलेंटरी एक्ट है, ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इनवॉलेंटरी एक्ट है। ट्रांसफर में आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी फिलअप करना पड़ता है और स्टैंप ड्यूटी भी पे करना पड़ता है, जबकि ट्रांसमिशन में ये दोनों ही नहीं होता। गेटिंग इट एवरीवन? तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर चैप्टर भी हमने फिनिश किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।